हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 30 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड न्यूज़ होगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा। वहाँ से आप उसको ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट पेज पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। फ्रंट पेज पे अगर हम बात करें, एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि क्या सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के अंदर जितनी भी केसेस पेंडिंग पड़े हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर जजेस की स्ट्रेंथ को डबल कर दें। इस रिलेटेड एक पिटीशन फाइल करेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि अगर आप कोर्ट की स्ट्रेंथ को डबल भी कर देंगे तब भी आप पेंडेंसी को ख़त्म नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि हमारा सिस्टम जो है वो ओवरबर्डन हो चुका है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का स्टेटमेंट है। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया कि हमें अच्छे लॉयर्स की भी रिक्वायरमेंट है कि आज के टाइम पे हम एक तरीके से डिफ़िकल्टी फाइल कर रहे हैं या डिफ़िकल्टी फाइंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस तरह की वैकेंसीज को लेकर। और जुडिशियल वैकेंसी जो आज के टाइम पे है, इवन आज के टाइम पे जो स्ट्रेंथ उसको भी कंप्लीट नहीं किया जा रहा। और नंबर ऑफ केसेस में कई बार ऐसी पिटिशन है, फॉर एग्जांपल जो ये पिटिशन फाइल करी गई है, ये अगेन इसको लेकर भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है कि इस तरह की पिटिशन आपको अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में देखने को नहीं मिलती। ये रियलिटी है हमारे जुडिशियल सिस्टम की। हम हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं और ऐसी चीज़ें जब इम्पोर्टेंट होगी कि क्या स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए नहीं बढ़ाई जाए, इसको लेकर जुडिशरी किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसका ओपिनियन मांगा जाए तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं डिसफंक्शनल नज़र आएगी या जुडिशियल सिस्टम कहीं ना कहीं डिसफंक्शनल नज़र आएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी नाराज़गी भी है कि भाई आपका पिटीशन का लॉजिक क्या था इस पूरे सिनेरियो को लेकर। और अगेन रिपीट किया गया कि नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करने से जो पेंडेंसी ऑफ केसेज है उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होने वाली है। दूसरा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जब स्टार्ट करी गई थी या जनहित याचिका, तब एक इंटेंशन डिफरेंट था कि लोगों के सार्वजनिक इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। हालांकि इंटेंशन इसमें भी सही है क्योंकि जो पिटिशन एक्सेप्ट की गई है तो डेफिनेटली उसके कोज अच्छे रहे होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जनहित याचिका में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रही है और इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इसका रिड्यूस हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि एक पिटिशन में कहा गया कि अगर हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्री में एवरी मिलियन पर यानी 10 लाख लोगों पर 50 जज है। भारत में ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है, यानी जजेस का जो रेशियो है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन वो काफ़ी कम है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई यूएस और यूके में इस तरह की पिटिशन आपको नहीं देखने को मिलती, इस तरह की पीआई नज़र नहीं आती। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया गया कि आप क्या समझते हैं कि हम 25% मान लेते हैं इंक्रीज़ कर दे तो इससे क्या होगा। फॉर एग्जांपल 160 जजेस की वैकेंसी मान लेते हैं तो उसमें अगर आप 25% इंक्रीज करेंगे तो क्या डिफरेंस उससे क्रिएट होगा। पहले 160 जो वैकेंसी है आप उनको कंप्लीट करिए, बाद में 160 प्लस 25% ऐड करिए, वो डिफरेंट सिनेरियो है। तो यहाँ पर अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग पिटिशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ श्योर है कि भारत के अंदर नंबर ऑफ केसेस जो पेंडिंग है, खासकर लोअर कोर्ट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर या हाई कोर्ट्स के अंदर, जैसे जैसे आप कोर्ट्स में आप देखेंगे सीनियर लेवल पर जाएंगे वहाँ पर केसेस कम मिलेंगे, लेकिन हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर सबसे ज़्यादा, फिर हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग पड़े हैं। और केसेस की पेंडेंसी को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। एक तो सिस्टम को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सेकेंड जजेस की स्ट्रेंथ डेफिनेटली बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा कई बार क्या होता है, केसेस बहुत सामान्य से होते हैं जो सॉर्ट आउट हो सकते हैं एक तरीके से एक फैमिली कोर्ट्स में, या कह सकते हैं कि ग्राम न्यायालय, इस तरह की जो छोटी छोटी कोर्ट्स होती हैं वहाँ पर, लेकिन वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा कई बार क्या हो रहा है कि आज के टाइम पे जो ग्रामीण लेवल पर हम देखते हैं कि पंचायत के द्वारा एक सामान्य समझौता किया जाता था कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर। सीरियस केस एक डिफरेंट इशू होता है, कभी कभी छोटी छोटी लड़ाइयों पर अगर जो केस होते हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता था, बट वहाँ पर भी कहीं ना कहीं डिसफंक्शनल सा नज़र आता है और जिसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। इसके बाद एक इशू बेसिकली हुआ, वो इशू क्या था कि इजराइल के एक फिल्म मेकर है जिनका नाम है नादो लेपिड। इन्होंने बेसिकली एक फ़िल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, इसको लेकर उन्होंने
कहीं ना कहीं उसमें क्रिटिसिज्म किया कि इस फिल्म का कोई एक तरीके से एक्चुअल बेस नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में इजराइल के एम्बेसडर ने क्लैरिफाई किया कि नादो लेपिड ने एक तरीके से IFFI का जो इनविटेशन है उसको अब्यूज़ किया है और जो इंडिया ने हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करी थी उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से मिसयूज़ किया है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर फिल्म पे या कौन ये बेसिकली फिल्म मेकर इन पर नहीं जा रहा। इजराइल के अंदर नए प्राइम मिनिस्टर बने बेंजामिन नेतन्याहू, और बेंजामिन नेतन्याहू के इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन। हालांकि इजराइल के जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जब से हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ हुआ, हमारे रिलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के टाइम पे हम देखते हैं कि हमारे रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हुए। हमने ये भी पाया कि पहली बार कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो इजराइल की विज़िट पर गया, और इंडिया हमेशा वकालत करता रहा है 2 स्टेट सॉल्यूशन का, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन को एग्जिस्ट करे। फिलिस्तीन के साथ हमारे बहुत पहले से रिलेशन है, इजराइल के साथ बाद में डिप्लोमेटिक रिलेशन बने थे। तो इस तरह की स्टेटमेंट डेफिनेटली थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है रिलेशन को, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी इस तरह की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है। अब आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जब हम बात करें इजराइल के बारे में, आपको इजराइल को जोग्राफिकली लोकेट करना है। इजराइल की जोग्राफी को लोकेशन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इजराइल की जितनी भी नेबरिंग कंट्री है उनको आइडेंटिफाई करना और कमेंट करना। इसके अलावा इजराइल के आसपास जितने भी इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल प्लेसेस है उनके बारे में भी आप कमेंट करेंगे। ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम सीधा जाएंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में भी आज जो है कोई पर्टिकुलर ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगी उनके बारे में हम लोग जो है वो बातचीत करेंगे। जैसे एक इन्फॉर्मेशन दी गई, आपको पता होगा इस टाइम पे फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वो एक तरीके से चल रहा है कतर के अंदर। कतर के अंदर ये फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी के दौरान बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। यहाँ पर ऑफिशियली बताया गया कि 500 लोगों की डेथ हुई, लेकिन बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप का ये क्लेम है कि भाई 6000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई। तो आप देखेंगे ये वर्ल्ड कप में जितना एक्साइटमेंट होता है, इससे ज़्यादा बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ इसके लिए सेक्रीफाइस करी है। शायद उसको कहीं ना कहीं एक स्पेस नहीं मिलता। इवन बहुत सारे इंडियन भी वहाँ पर काम करते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे इंडियंस ने भी अपनी लाइफ जो है वहाँ पर सेक्रीफाइस की। उनके लिए क्या कंपनसेशन अनाउंस किया गया, क्या उनको रिवॉर्ड दिया गया, वो सारी चीज़ें हैं। इसके ठीक नीचे एक टॉपिक डिस्कस किया गया बेसिकली, और ये टॉपिक रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। यहाँ पर ये टॉपिक था कि मुस्लिम वुमेन्स को क्या मस्जिद के अंदर एंट्री के लिए अभी और लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये रिसेंट में इशू कैसे रेज हुआ, रिसेंट में जामा मस्जिद में बेसिकली प्रोहिबिट कर दिया था कि कोई भी सिंगल वुमेन और वुमेन एंड ग्रुप ये अलाउड नहीं होगी मस्जिद प्रीमिसेस के अंदर। बाद में हालांकि इन्होंने क्या वो बैन को हटा लिया, नहीं हटा लिया, इसके बारे में कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ। इसके अलावा 2011 में हाजी अली दरगाह के अंदर क्या हुआ था मुंबई के अंदर, वो सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस किया गया। बेसिकली कई सारे पर्सपेक्टिव्स में डिस्कस किया गया है कि क्या मुस्लिम वुमेन मस्जिद के अंदर नहीं जा सकती, और अगर जा सकती तो क्या उसके लिए प्रॉपर परमिशन या एक तरीके से कुछ कंडीशंस होगी। इसको लेकर इस्लाम रिलीजन में क्या लिखा गया है। इसके अलावा 2011 का हाजी अली दरगाह का जो केस था उसके बारे में क्या इंडिकेशन किया गया। और इसके अलावा यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि इससे रिलेटेड बहुत सारी पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में है मुस्लिम वुमेन्स की एंट्री को लेकर, उस कॉन्टेक्स्ट में साबरीमाला केस जो था उसमें वुमेन्स की एंट्री को लेकर जो था उसी के साथ कनेक्ट किया गया कि क्या इसमें केवल हिंदू और मुस्लिम के अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि क्या आज भी वुमेन जो है चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, बहुत सारे एक तरीके से रिलीजियस प्लेसेस के अंदर एंट्री करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। उसको लेकर पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इस इशू को आप जस्ट एक स्टडी कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक स्टडी की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और केस डिस्कस किया गया है, कर्नाटका वोटर डेटा थेफ्ट केस। ये बेसिकली क्या है, इसमें ये मेंशन किया गया कि एक एजेंसी है या जिसको कह सकते हैं कि चिलुमे एजुकेशनल कल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, इसके ऊपर एलिगेशन है कि इसने पब्लिक डेटा पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर करी, और उसके अलावा इन्होंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आधार नंबर, फ़ोन नंबर, वोटर आईडी कार्ड
और एक ऐप पर इन्होंने कहीं ना कहीं अपलोड कर दिया। हालांकि इसके लेकर इलेक्शन कमिश्नर की जो वोटर रजिस्ट्रेशन ऐप है वहाँ पर नहीं, बल्कि अपने ऐप पर एक तरीके से इश्यू रेज किया गया। एक्टिविस्ट का कंसर्न ये है कि यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गैदर करना और उस डेटा को अपलोड करना ये कहीं ना कहीं वॉयलेशन भी है, और राइट टू प्राइवेसी का भी क्लियर कट वॉयलेशन यहाँ पर आपको नज़र आता है। डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और रिसेंट में जब डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में एक ड्राफ्ट रिलीज किया गया था तो मैंने बताया था कि जैसे ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होंगे, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन है, जब हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं राइट टू प्राइवेसी के बारे में, मैंने पहले भी सवाल पूछा है कि राइट टू प्राइवेसी को आप फंडामेंटल राइट के कैटेगरी में किस फंडामेंटल राइट का एक सब पार्ट की तरह कंसीडर करेंगे। इसके अलावा सेकंड इसी का पार्ट होगा राइट टू प्राइवेसी को लेकर कौन सी हिस्टोरिकल जजमेंट थी, और थर्ड राइट टू प्राइवेसी को लेकर रिकमेंडेशन करने वाली जो कमेटी है उस कमेटी का नाम भी आपको नीचे कमेंट करना है। इसके बाद हम जाएंगे सीधा पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हियर करने वाला कि एक्चुअल शिवसेना कौन है। बेसिकली थोड़ा सा पॉलिटिकल डिस्कशन है, लेकिन मैं इसको पॉलिटिकल साइंस के परस्पेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर करता हूँ। देखो, आपको पता होगा महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल चेंजेस हुए, शिवसेना दो फ्रैक्शन में डिवाइड हुई, एक उद्धव ठाकरे लेड है और एक दूसरी जो है वो एकनाथ शिंदे, लेकिन दोनों क्लेम कर रहे हैं कि हम एक्चुअल शिवसेना है। एक्चुअल शिवसेना कौन है और ये शिवसेना नेम किसको अलॉट किया जाए, सिंबल किसको अलॉट किया जाए, उस कॉन्टेक्स्ट में अब तक जो सिंबल फ्रीज है, क्योंकि अभी बाई इलेक्शन हुआ था तब सिंबल को फ्रीज कर दिया गया था। इस सिनेरियो में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों पक्ष को सुन रहा है, और दिसंबर 12 को इसके बारे में जो इलेक्शन कमीशन हियर करने वाला, और मे भी अपना जजमेंट भी इसको लेकर दे सकता है। इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अंडर ये सारे प्रोविजन जो होते हैं, इसमें क्लेम कर सकते हैं दोनों पक्ष की हम इसमें वैलिड रीजन रखते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे उनको वेरीफाई करके, आइडेंटिफाई करके जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डिसीजन ले सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर है सिंबल को अलॉट करना हो, सिंबल को फ्रीज करना हो, या सिंबल को वापस भी समाप्त किया जा सकता है अगर वो दूसरा फ्रैक्शन उसमें मेजोरिटी रखता है। तो अलग अलग इश्यूज इसमें आपको देखने को मिलेंगे, राइट। इसके बाद एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है रिसेंट में एम्स की जो सर्विसेज है वो काफ़ी ज़्यादा डिसरप्टेड हुई है, और ये डिसरप्टेड क्यों हुई है? रैनसमवेयर अटैक की वजह से। रैनसमवेयर क्या होता है, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि रैनसमवेयर का मतलब क्या होता है और इससे कितना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी हॉस्पिटल की या किसी भी सेक्टर की सर्विसेज को लेकर। रैनसमवेयर एक तरह का मालवेयर है, और जो प्रिवेंट करता है यूज़र को कि भाई वो अपने सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते। इसके अलावा या तो वो लॉक कर देता सिस्टम को, या फिर अगर हम बात करते हैं लॉक करके रखता स्क्रीन को, और तब तक लॉक करके रखता जब तक आप उसको एक प्रॉपर अमाउंट पे नहीं करेंगे। ये आज के टाइम पे जो रैनसमवेयर होते हैं बेसिकली जो अमाउंट की डिमांड करते हैं, यह सिंपली बात है, एक सिस्टम पर इन्होंने लॉक लगा दिया और उस लॉक को अनलॉक करने के लिए, है ना, ये क्या कहते हैं कि भाई हमें पैसे चाहिए, और उसके लिए अब ये मॉडर्न तरीके जो इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्रिप्टो रैनसमवेयर हो, एनक्रिप्ट सर्टेन फाइल टाइप्स हो अगर करना है, या फिर इसको अगर कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना, अनलॉक करना, तो हमें प्रॉपर पेमेंट चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट मेथड बताते हैं ताकि डिक्रिप्शन जो है वो किया जा सके। तो रैनसमवेयर एक तरीके से मालवेयर है जो सिस्टम को डिस्टर्ब करता है या सिस्टम को लॉक कर देता है, और उसको अनलॉक करने के बदले आपसे पैसे मांगे जाते हैं, और तभी वो सिस्टम जो है वो ग्रो करता है, राइट। इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है कि इंडिया जो है वो रीजनल पावर की तरह ग्रो कर रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में इस तरह की स्टेटमेंट दी गई हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब के द्वारा। क्या स्टेटमेंट के मायने हैं, और ये बताया गया कि इंडो पैसिफिक में जो हमारी, एक तो हम सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट हो, डिजास्टर रिलीफ हो, इसके लिए इंडिया तेज़ी से जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर की तरह ग्रो हुआ है। इसके अलावा मल्टीलेटरल पार्टनरशिप में चाहे वो रीजनल मैकेनिज्म के थ्रू एंगेजमेंट हो, इसके अलावा इंटर ऑपरेबिलिटी हो,
इसके अलावा अगर हम बात करें क्राइसिस सिचुएशन के साथ रिस्पॉन्स करना हो, ये सारी चीज़ें जो डिस्कस करेगी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ के दौरान। और समन्वय 2022 एक्सरसाइज जो है आगरा उत्तर प्रदेश में हुई। इसके अलावा बताया गया कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वल्नरेबल है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को ऑब्जर्व करता है। इस दौरान जो एक्सरसाइज है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट करी गई और इसके अंदर अलग अलग कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव, स्पेशली आसियान कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी इस एक्सरसाइज को अटेंड करने के लिए अवेलेबल थे और वहाँ पर उन्होंने भी इस चीज़ को अटेंड किया। इसके बाद अगर आप इसी पेज पे देखेंगे तो कुछ और न्यूज़ आपको नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उन्होंने जितने भी इस्लाम के जो एक तरीके से उलेमा है या दो कंट्रीज़ के साथ उन्होंने कंसल्टेशन किया, इंडोनेशिया और इंडिया। इनमें उलेमा वर्ग जो है उसको कहीं ना कहीं डिस्कस किया कि एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म जो है ये एक्चुअल मीनिंग जो इस्लाम के उसके अगेंस्ट है और हम सबको कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो इस तरह के ग्रुप है, फॉर एग्जांपल IS है, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि यूथ को अट्रैक्ट करे और एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट खड़ा किया जाए, ये सारी चीज़ों को अगेंस्ट एक तरीके से लोगों को एजुकेट करना, यूथ को एजुकेट करना। इंडिया और इंडोनेशिया दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है और इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो इस पर्सपेक्टिव से दोनों कंट्री का अपना इम्पोर्टेंट रोल है और अगर आप यूथ को एक सही डायरेक्शन में मैसेज दे पाते हैं, डेफिनेटली हम लोग टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म इसके अगेंस्ट जो वो फाइट लड़ सकते हैं। इसके बाद इसके ठीक राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बायलैटरल एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया गया कि इस टाइम पे इंडिया की कई सारी कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल एक्सरसाइज या तो चल रही है या फिर जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और इंडियन आर्मी यहाँ पर बताया गया बहुत सारी बायलैटरल एक्सरसाइज के अंदर एंगेज है। फॉर एग्जांपल युद्ध अभ्यास इंडिया और US की आर्मी की एक्सरसाइज है, ये बेसिकली उत्तराखंड में चल रही है। इसके अलावा अस्त्र हिंद एक्सरसाइज जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में महाजन फील्ड रेंज जो राजस्थान में वहाँ पर चल रही है। इसके अलावा एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर है, ये सिंगापुर के साथ दियोली में चल रही है। इसके अलावा जो आउटगोइंग एक्सरसाइज है जिसमें हरिमाऊ शक्ति है, ये मलेशिया के साथ है। इसके अलावा एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति है इंडोनेशिया के साथ और कैज इंडिया यानी कजाकिस्तान और इंडिया की जो एक्सरसाइज होती है ये मिड दिसंबर के अंदर स्टार्ट होने वाली है। तो ये कुछ बायलैटरल एक्सरसाइजेज हैं, खासकर आर्मी की एक्सरसाइज है जो एक दूसरी कंट्री के साथ हम लोग करते हैं ताकि लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाया जा सके और एक दूसरी कंट्री के साथ चीज़ें जो सीखी जा सके। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज के अपने इम्पोर्टेंस है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो नेक्स्ट पेज आता है ये पॉलिटिकल न्यूज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी और इसके अलावा कोई पर्टिकुलर यहाँ पर नहीं है। लेकिन इसके ठीक अगले पेज पर यानी पेज नंबर 12 पर यहाँ पर 2-3 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के द्वारा कि हमारा जो फोकस है वह स्पीड और एक्यूरेसी पर है, एक्यूरेसी पर है। आवर स्पीड यानी हम लोग चीज़ों को एक्यूरेटली पब्लिश करें या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, इसको लेकर फोकस कर रहे हैं। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पर या जितने भी आप देखेंगे सोशल मीडिया के टूल्स हैं उन पर फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से सर्कुलेट की जाती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एशिया पैसिफिक सेरेमनी में वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है बट स्पीड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी और इसके लिए कम्युनिकेशन में ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि फैक्ट चेक यूनिट होना चाहिए यानी फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो। और इस कॉन्टेक्स्ट में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि फेक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट ना हो और उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ना पड़े लोगों पर, लॉ एंड ऑर्डर में या फिर एक दूसरे की जो एक तरीके से फीलिंग होती है, इमोशंस होते हैं या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उस कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नीति आयोग ने प्रपोज किया है कि हमें इंडस्ट्रियल एमिशन जो होता है या ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज का तेज़ी से एमिट करती है उनको डीकार्बनाइज करने की रिक्वायरमेंट है। ये बेसिकली है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर डिस्कस किया गया कि हमें कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा। इसमें कई सारे ऐसे सेक्टर जैसे स्टील है, सीमेंट है, ऑयल है, गैस है, पेट्रोकेमिकल, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये वो सेक्टर है जो पोल्यूट करते हैं या हाई पोल्यूटिंग एमिशन एक तरीके से रिलीज करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में
एक इम्पोर्टेंट रोल हमें प्ले करना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को 2050 तक हमें रिड्यूस करना है इन सेक्टर के अंदर, और ये रिपोर्ट तैयार करी गई है नीति आयोग एंड एमएन दस्तूर एंड कंपनी के द्वारा। इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया, नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है सुमन केवेरी, इन्होंने कहा कि ये जो टेक्नोलॉजी है कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन वाली जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी लो कार्बन हाइड्रोजन इकोनॉमी के साथ, और CO2 स्टॉक को जो एटमॉस्फेयर से ये हटाने वाली है। यहाँ पर ये बताया गया कि बहुत सारे चैलेंजेस इसमें है, और बहुत सारे मैकेनिज्म जो इम्प्लीमेंट करते हैं नीति आयोग जो हेल्प करेगा इन पूरे सिनेरियो को लेकर कि एक कंसेंसस डेवलप करे और सस्टेनेबल सॉल्यूशन हो, ताकि ये सेक्टर जो है जो 70% एमिशन को कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें रिड्यूस किया जा सके और क्रिटिकल रोल प्ले किया जा सके। जब देश का टारगेट है 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशन करना है, तो उसमें इन सेक्टर के थ्रू भी एक तरीके से कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। इसके अलावा क्लीन प्रोडक्ट्स पर फोकस करना, कोल के ऊपर जो एक तरीके से डिपेंडेंस को रिड्यूस करना, सेल्फ रिलायंट इंडियन इकोनॉमी को फोकस करना, इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी, खासकर कोल गैसिफिकेशन या फिर हाइड्रोजन इकोनॉमी के मामले में। इस तरह की जानकारी जो है वो दी गई। नीति आयोग के मेंबर ने कहा कि भाई हमें CO2 जिसके अंदर अगर हम वेरियस थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू या इंडस्ट्रियल प्लांट्स के थ्रू जो रिलीज़ की जाती है उसको कैप्चर करने को लेकर हो, या आने वाले टाइम एक प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क हो, इन सब चीज़ों पर काम करना पड़ेगा ताकि एक वायबल मार्केट्स हो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लेकर। और जो टारगेट रखे गए हैं 2050 तक रिड्यूस करना, 2070 तक नेट जीरो एमिशन करना, ये तभी पॉसिबल होगी जब हम इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाएंगे, राइट। इसके बाद यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से कहा गया कि हम लोग हेल्प करने वाले हैं वेस्ट सेग्रेगेशन वर्कर्स को, गवर्नमेंट स्कीम को जो है वो एक्सेस करने में। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि वेस्ट सेग्रेगेशन इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं हम लोग हेल्प करेंगे, और इसको लेकर बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको एक्सेस करने में भी हेल्प की जाएगी। इसमें एक तरीके से जनधन अकाउंट किट जो है वो वेस्ट सेग्रेगेशन वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम चाहता है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम हो। इसके दौरान जो प्लास्टिक जितने प्रोडक्ट हैं उनको कहीं ना कहीं सेग्रीगेट किया जाए और रिसाइकल किया जाए, ताकि सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जा सके। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? जब हम इकोनॉमी को मैक्सिमाइज करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लास्टिक का बॉक्स है, अगर हम कोई उसमें चीज़ एक तरीके से ख़रीद कर लाते हैं या एक तरीके से बॉक्स बंद आता है उसको यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद वो वेस्ट ना हो, उसको कहीं ना कहीं दोबारा से यूज़ किया जाए, यानी वेस्ट को मिनिमाइज़ करना ही सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट है। इसके थ्रू यहाँ पर ये बताया गया कि बहुत सारे जो स्कीम्स होंगी उनके साथ कनेक्ट करना, सर्कुलर इकोनॉमी बढ़ाना है। जैसे अलग अलग स्कीम के थ्रू, जैसे जनधन अकाउंट्स है, आधार कार्ड्स है, आयुष्मान भारत है, पेंशन स्कीम और स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन, इस तरह की जो स्कीम्स हैं उन सबको एक्सेस करें, उन सबको अचीव करें, इसको लेकर जो है वो कनेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर इसके ठीक राइट हैंड साइड में एक और टॉपिक डिस्कस किया गया, वो है कुकी और चिन कम्युनिटी जो है वो कंटिन्यू न्यूज़ में है। और वो न्यूज़ में इसलिए है कि मिज़ोरम के अंदर, बांग्लादेश से मिज़ोरम के अंदर ये एंट्री करने की पॉसिबिलिटी है, और इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और बांग्लादेश एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं अपने कॉन्टैक्ट को, ताकि जो लोग कहीं ना कहीं एंट्री करेंगे उसको लेकर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो। इंडिया में ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और बांग्लादेश से या अलग अलग कंट्री से इंडिया के अंदर जो रिफ्यूजी आ रहे हैं वो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा क्योंकि इंडिया कोई सिग्नेटरी नहीं है, हमारे ऊपर कोई कमिटमेंट नहीं है कि हमें ये फॉलो करना ही पड़ेगा, हमारे ऊपर बिल्कुल हम ऑप्शनल है, हम उसको फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये एडिशनल प्रेशर जो है डेफिनेटली इंक्रीज़ करता है, और उसी को लेकर यहाँ पर डेफिनेटली कुछ सारे कंसर्न भी होंगे। और जब भी रेफ्यूजीज़ को लेकर इश्यूज होता है, ये बहुत सेंसिटिव इशू भी होता है किसी भी कंट्री के लिए, तो उसके बारे में भी डिस्कस किया गया। इसके बाद पेज नंबर 13 वर्ल्ड अफेयर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल जापान के प्राइम मिनिस्टर के को लेकर एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने, कि हम 2027 तक अपने डिफेंस बजट को 2% के आसपास तक इंक्रीज़ करेंगे। फिलहाल इनका जो बजट है वो डिफेंस में 1% के आसपास है। ये बजट इंक्रीज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई चाइना से इनको कंसर्न है, और चाइना के अलावा इनको नॉर्थ कोरिया से भी कंसर्न है, डेफिनेटली इस वजह से
जापान अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा कतर ने अनाउंसमेंट किया कि जर्मनी को 2026 तक हम लोग नेचुरल गैस सप्लाई करेंगे, उसको लेकर इन्होंने एक डील के बारे में अनाउंसमेंट की है, और ये इसलिए करी है क्योंकि रशियन एनर्जी का एक अल्टरनेट उनको प्रोवाइड किया जा सके, है ना। इसके बाद ईरान की तरफ से कहा गया कि आर्मेनी अनरेस्ट में 300 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। ईरान के अंदर ये जो वुमेन आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं, इनकी डेथ हुई थी, और जो प्रोटेस्टर वो क्लेम कर रहे हैं कि इनको फोर्सफुली इनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद लोग काफ़ी गुस्सा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसी प्रोटेस्ट को काउंटर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ क्लैश हुआ, जिसमें एज पर गवर्नमेंट रूल 300 लोगों की डेथ हुई। हालांकि इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो सकती है, ये गवर्नमेंट डेटा और एक्चुअल डेटा में डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं है, लेकिन अब आप लोगों के लिए थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, जब हम जापान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जापान का रशिया के साथ एक आइलैंड में काफ़ी इशू है। अभी वहाँ पर एक एक्सरसाइज भी हुई थी, जिसमें इंडिया ने जो नेवल एक्सरसाइज है उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। वो डिस्प्यूटेड आइलैंड कौन सा है जो जापान और रशिया के बीच में डिस्प्यूटेड है, उसके बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है, कमेंट करना है, और रिसेंट में जो एक्सरसाइज हुई थी उसके बारे में भी अगर आप उसके बारे में पता हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज है बिजनेस सेक्शन या इकोनॉमी का जो पेज है, उसमें एक तो बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कैपिटल स्पेंडिंग जो हो रही है स्टेट्स के द्वारा या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, ये कंसर्न है। कैपिटल स्पेंडिंग का मतलब होता है कि आप पूंजी को जनरेट करने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं, एक होता है कैपिटल बजट, एक होता है आप उसमें दूसरा अगर आप देखेंगे करंट अकाउंट के लिए जो बजट होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है। कैपिटल अकाउंट होता है जो वो एक तरीके से लॉन्ग टर्म में पूंजी को जनरेट करने के लिए पैसा खर्च किया जाता है। करंट अकाउंट क्या होगा, फॉर एग्जांपल कि आपको सैलरी देनी है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के कर्मचारियों को, तो वो करंट अकाउंट्स के अंदर है। लेकिन कैपिटल में क्या होगा कि आप पूंजी जनरेट कर रहे हैं, आप हाईवे बना रहे हैं, आप स्कूल बना रहे हैं, कुछ भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो वो सारी आती है कैपिटल स्पेंडिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि सेंटर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है पास्ट 18 मंथ्स में, ये हायर पब्लिक सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके अकॉर्डिंग जो वो इंडिकेट नहीं करता। ये इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2022-23 का अगर आप बजट को ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ पर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था। इसके अलावा स्टेट की वीक ग्रोथ हो, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के मामले में, तो पिछले 3 सालों में कहीं ना कहीं कम हुआ है, और स्टेट का भी रोल कम हुआ है। पब्लिक सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पिछले 8 साल में सबसे लो कैटेगरी में आपको देखने को मिल सकता है, इसको इंक्रीज़ करने की रिक्वायरमेंट है ना। इसी के बारे में मेनली फोकस किया गया। इसके बाद इसके ठीक राइट हैंड साइड में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया गया NK सिंह साहब के द्वारा। उन्होंने कहा कि हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवर पर फोकस करना चाहिए। यूनिवर्सल हेल्थ कवर पर फोकस करना चाहिए, ये बेसिकली 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है, और इन्होंने कहा कि हमें एक तो प्रॉपर बजटरी एलोकेशन को बढ़ाना पड़ेगा हेल्थ सेक्टर के अंदर। सेकंड जो है, इन्होंने कहा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा ताकि स्टेट्स के लिए और ज़्यादा इनको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि हम हेल्थ को जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं कॉन्क्रीट लिस्ट के अंदर। अगर आप 7 शेड्यूल को देखेंगे तो उसमें मेंशन किया गया कि कौन से सब्जेक्ट जो वो यूनियन लिस्ट के अंदर है, कौन से सब्जेक्ट जो वो स्टेट लिस्ट के अंदर है, कौन से सब्जेक्ट जो कॉन्करेंट या समवर्ती सूची के अंदर, जिस पर स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है। इसके अलावा ये बताया गया कि हमें हेल्थ को यूनिवर्सलाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो मिडिल कैटेगरी में आते हैं, एक तो वो ना तो इतने अमीर है कि भाई वो प्राइवेट हेल्थ कवर खरीद पाए, और ना इतने गरीब है कि वो गवर्नमेंट स्कीम के लिए क्वालिफाई कर पाए। मिडिल क्लास के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। कॉम्प्लेंसी को हमें अवॉइड करना पड़ेगा कि जैसे हमने कोविड-19 में रिस्पॉन्स किया, पूरी दुनिया ने हमें देखा और वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट किया, लेकिन बहुत सारी पॉलिसी मेकर्स को कॉम्प्लिसेंसीज आती है, उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको भी ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ को सस्टेन करना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें हेल्थ के अपने बजट को 2.5% हर हालत में करना पड़ेगा GDP का 2025 तक। इस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने दी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने हेल्थ बजट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि आने वाले टाइम में हेल्थ सेक्टर में जितने भी चैलेंजेस हैं
उनको हम लोग अवॉइड कर पाएँ और मिनिमाइज़ कर पाएँ लोगों की एक तरीके से डेथ रेट को, या लोगों के अंदर जो बीमार होने की कैपेसिटी या उसमें इम्प्रूवमेंट को लेकर हमें हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जितने भी सवाल हैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन सबको ज़रूर आप कोशिश करिए कमेंट करने की। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली उसको रीड ज़रूर कर लेना ताकि आपको हेल्प मिले। फिलहाल द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।